हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं आप लोगों के साथ चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 10 है आप लोगों की हिस्ट्री, ये क्लास 12 की बुक का कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। तो हम लोगों ने इसका आधा चैप्टर पहले पढ़ लिया है। थोड़ा सा जो चैप्टर आप लोगों का बाकी है वो इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक पे टैप करिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप लोग फर्स्ट वीडियो को देखिए, उससे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ये सेकेंड पार्ट समझ में आएगा। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे मतलब कॉलोनियल रूल यहाँ पे आया, स्टैब्लिश हुआ, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कैसे अपने रेवेन्यू, जो न्यू रेवेन्यू सिस्टम लेके आए, उन लोगों ने कैसे इस्टेब्लिशमेंट किया न्यू रूल्स का। और हम लोगों ने काफ़ी सारे ज़मींदार्स के डाउनफॉल्स भी देखे कि उन लोगों की पावर कैसे कम हुई। राइज ऑफ जोतदार्स भी हम लोगों ने उस वीडियो में पढ़ लिया था, लगभग हो गया था कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आप लोगों का सेकंड पार्ट है, इसी चैप्टर के आगे की हेडिंग है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, इन द हिल्स ऑफ राजमहल। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इस हेडिंग में क्या है कि जो उस टाइम के ट्रैवलर थे, जो फ्रांसिस बुकानन थे, वो एक ट्रैवलर थे। इन्होंने राजमहल हिल्स के बारे में काफ़ी सारा डिस्क्रिप्शन दिया है अपनी एक बुक में, और इन्होंने यहाँ के हिल्स के बारे में डिस्क्राइब किया है। यहाँ के हिल्स के बारे में मतलब यहाँ के पहाड़ों के बारे में कि वो कितने घने पहाड़ हैं और इनके अंदर आना जाना काफ़ी मुश्किल है, और जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो काफ़ी डेंजर होते थे, ऐसा उनका मानना था। ये तो बुकानन की राय थी जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है। लेकिन जो 18th सेंचुरी में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मिले हैं, 18th सेंचुरी के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, उनसे ये पता चलता है कि जो हिल फोक्स थे, जिन्हें पहाड़ियाज भी बोला जाता है, ये लोग काफ़ी सारी चीज़ें जंगल में किया करते थे, जैसे हंटिंग, क्योंकि वो लोग जंगल में रहते थे तो वो लोग हंटिंग करते थे। शिफ्टिंग कल्टिवेशंस भी होता था उस टाइम पे, फूड गैदरिंग, कारकोल प्रोड्यूसर, सिल्क वार्मर रियरर, ये लोग फॉरेस्ट में हंट करके उसी चीज़ को खाते थे। ऐसी लाइफ स्पेंड वो लोग वहाँ पे किया करते थे। लोग फॉरेस्ट को अपना ही एरिया मानते थे और वहीं पे रहते थे। और जब इनके पास खाने की कमी होती थी तब ये लोग क्या करते थे कि जो जैसे ये लोग ऊपर पहाड़ पे रहते थे, वो लोग नीचे आके जो लोग नॉर्मल लोग होते हैं उनके साथ लूटपाट करके उनकी चीज़ों को चुरा लेते थे। लेकिन ज़मींदार ने इनके जो चीफ थे उनको ट्रिब्यूट वो दिया करते थे ताकि ये लोग यहाँ नीचे ना आया करें इनको, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, जो आम लोग होते थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इन 1770 में ब्रिटिश एम्बार्क अ ब्रूटल पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन शुरू की। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो पहाड़ियाँ थे उनको ढूंढ के ये लोग मारने लगे। 1780s में ऑगस्टस क्लीवलैंड जो कलेक्टर थे भागलपुर के, उन्होंने पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन को शुरू किया। इसमें क्या हुआ कि जो पहाड़ियाँ थे उनके जो चीफ़ हुआ करते थे वो लोग उनकी बात ज़रूर सुनते थे। तो जो चीफ़ को उन लोगों ने एक एनुअल अलाउंस देना शुरू किया। एनुअल अलाउंस इसलिए देते थे क्योंकि वो लोग अपने लोगों को डिसिप्लिन में रखना जानते थे, तो वो वही लोग, उन्हीं लोगों की वो लोग बात मानते थे। अब हम लोग देखते हैं द संथाल पायनियर्स। The Santhal pioneer settler. At the end of 1810, Buchanan crossed the Gunjaria Pahars, which was part of the राजमहल रेंज। मतलब जब बुकानन ने वो पहाड़ों को जो गुजारिया पहाड़ थे, जब उन्होंने क्रॉस किया तो उन्होंने एक प्रॉपरली ट्रांसफॉर्मेशन देखा, ह्यूमन लेबर। इसके बारे में बुकानन ने लिखा है कि गुंजारिया इज़ द सफिशिएंटली कल्टिवेटेड टू शो व्हाट द ग्लोरियस कंट्री दिस माइट मे बी। तो संथाल्स को 1832 में एक लैंड दे दिया गया और उन्हें कहा गया कि यहाँ सेटल हो जाओ। इस लैंड को दामिने को कहा गया, इस लैंड का नाम दामिने को रखा गया। एक मिनट। तो संथाल को 1832 में एक लैंड दे दिया गया और उन्हें कहा गया कि आप इस लैंड पे रहिए, और उस लैंड को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया जिसे दामिने को कहा गया। इस लैंड को डिक्लेयर कर दिया गया कि वो लोग यहीं पर अब रहेंगे और यहीं पर एग्रीकल्चर करेंगे। तो वो लोग यहीं पर सेटल्ड हो गए और पीजेंट्स बन के वहाँ रहने लगे। संथाल्स रैपिडली एक्सपैंड, मतलब उन लोगों की कम्युनिटी रैपिडली एक्सपैंड हो गई, मतलब बढ़ने लगी। पहले संथाल्स के 40 विलेज थे, मतलब कि पहले उन लोग के 40 विलेजेस थे। फिर 1838 में 1473 विलेजेस हो गए, मतलब 1473 विलेज मतलब गांव हो गए 1851 तक। ओवर द सेम पीरियड ऑफ संथाल्स पॉपुलेशन इंक्रीजेस 3000 टू ओवर
82,000। और कल्टीवेशन एक्सपैंड होने लगा, मतलब लोग बढ़े तो कल्टीवेशन, मतलब कि एग्रीकल्चर भी एक्सपैंड हुआ, कल्टीवेशन ज़्यादा हुआ, ब्रिटिशर्स को ज़्यादा रेवेन्यू मिलने लगे। धीरे धीरे संथाल्स को ये रियलाइज़ हुआ कि वो जिस लैंड पे कल्टीवेट कर रहे हैं वो उनके हाथ से निकल रहे हैं, वो उन्हें दे नहीं पाते थे। तब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि उनका जो एरिया है जिन पे अब उनका कंट्रोल नहीं रहा है। 1855 से 1856 के बीच में एक रिवोल्ट हुआ संथाल्स और ज़मींदार्स के बीच में। जो रिवोल्ट था वो मनी लेंडर और कॉलोनियल स्टेट के अगेंस्ट था, जिसमें ब्रिटिशर्स ने उन्हें हरा दिया। अब इसके बाद एक और रिवोल्ट हुआ जिसे हम बॉम्बे डेक्कन अकाउंट्स आर बर्न। द मूवमेंट बिगैन एट सोपा, अ लार्ज विलेज इन पूना विच इज़ प्रेजेंट डे इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। मतलब एक सूपा एक विलेज था जो कि पूना डिस्ट्रिक्ट में था। इट वॉज अ मार्केट सेंटर वेयर मैनी शॉपकीपर्स एंड मनी लेंडर्स लिव्ड। वहाँ पे काफ़ी सारे शॉपकीपर और मनी लेंडर्स रहते थे। 12 मई 1875 में क्या हुआ कि वहाँ पे एक रिवोल्ट हुआ, और उस रिवोल्ट में जो थे रैयत्स वो आए और शॉपकीपर और मनी लेंडर्स पर अटैक किया उन्होंने। सारे अकाउंट्स को, मतलब जो भी वहाँ पे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, जो वो लोग रिकॉर्ड्स रखते थे, उन रिकॉर्ड्स को जला दिया गया। और तो ये रिवोल्ट पूना से शुरू हुई और स्प्रेड होते हुए अहमदनगर तक पहुँच गई। 65,000 किलोमीटर तक स्प्रेड हुआ। मोटिव यही था कि मनी लेंडर और जो साहूकार्स थे उनके एरिया को घेर लिया जाता था और उनके जो भी कागज़ और जो भी चीज़ें होती थी उन्हें जला दिया जाता था, उनके घर उनकी दुकानों को जला दिया जाता था। फाइनली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक्शन लिया और 951 लोगों को उन लोगों ने अरेस्ट किया वहाँ पे, और ब्रिटिश ने फिर अपना कंट्रोल वहाँ पर पा लिया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड वॉज देयर। परमानेंट सेटलमेंट को आगे बंगाल में नहीं इंट्रोड्यूस किया गया। उसके रीज़न्स ये थे कि एग्रीकल्चर का जो प्राइस था वो काफ़ी बढ़ गया था। जैसे हमने पीछे देखा था 1810 में कि एग्रीकल्चर के प्राइस कम हो गए थे, अब उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। लेकिन जो स्टेट था, क्योंकि एक फ़िक्स रेवेन्यू रखा गया था, तो वो ज़्यादा मांग नहीं सकते थे, इससे उनकी इनकम इंक्रीज़ नहीं हो पाई। इस फैक्टर को देखते हुए परमानेंट सेटलमेंट को रेवेन्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया गया। अब रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ बॉम्बे डेक्कन में, वो था रैयत वारिस सिस्टम। इसमें डायरेक्टली किसानों से सेटलमेंट की जाती थी और हर 30 ईयर में लैंड को रिजर्व किया जाता था। रेवेन्यू रेट्स बढ़ाए जाते थे और इसलिए रेवेन्यू परमानेंट नहीं रखा गया। रेवेन्यू डिमांड एंड द पेजेंट्स डेब्ट्स। अब रेवेन्यू डिमांड में जो रखा गया वो काफ़ी, जो वहाँ का मतलब रेवेन्यू रखा गया वो काफ़ी हाई था। तो काफ़ी सारी जगहों पर जो गांव के लोग थे वो माइग्रेट कर रहे थे, वो दूसरी जगह पर जा रहे थे जहाँ पे ज़मीन इतनी अच्छी नहीं थी और फसल भी इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, वहाँ पे बारिश भी कम होती थी। तो जो वहाँ के पेजेंट्स थे उनको ऐसा लगा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू पे द रेवेन्यू, और जब कोई पे नहीं कर पाता था तो उसको फ़ाइन देना पड़ता था, पूरे विलेज को फ़ाइन देना पड़ता था। 1830s में ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो फसल के प्राइसेस थे, जो वहाँ के फसल के प्राइसेस थे वो कम मिलने लग गए, उतना प्राइस नहीं मिलता था उन्हें। 1832 के बाद प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो थे वो फेल शार्पली। किसानों की जो इनकम थी और भी जो उनकी इनकम थी वो सब कम हो गई थी, और धीरे धीरे फेमनाइन भी वहाँ पर आ गया था, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। 1832 से 1334 के बीच इसके कारण जो किसान को उधार लेना पड़ा, जब मतलब फेमनाइन आया उसके कारण किसानों को उधार लेना पड़ता था जो मनी लेंडर्स थे उनसे। तो उनके इंटरेस्ट इतने ज़्यादा होते थे कि वो पे इन चीज़ों को नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारे कुछ रीज़न्स थे जो उन लोगों को देखने को मिले। अब हम लोग देखते हैं कॉटन बूम। तो फ्रेंड्स बिफोर 1860 जो 3/4 ऑफ रॉ कॉटन इम्पोर्ट इनटू ब्रिटिश केम फ्रॉम अमेरिका। ब्रिटिश कॉटन मतलब जो वहाँ के लोग थे ब्रिटिश के, वो लोग अमेरिका पे ज़्यादा डिपेंड होते थे कि यहाँ से हमें कॉटन मिलेगा। 1859 में मैनचेस्टर कंपनी फॉर्म हुई और इसका ऑब्जेक्टिव ये था टू इनकरेज द कॉटन प्रोडक्शन इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सूटेड फॉर इट ग्रोथ। जहाँ जहाँ पर कॉटन उगाई जा सकती है वहाँ पे प्रमोट करो।
इंडिया सीन्स एज अ कंट्री डैट कुड सप्लाई कॉटन टू लैंकशायर। अगर अमेरिका सप्लाई ना कर पाए तो इंडिया करेगा, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कॉटन प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेवरेबल था। जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ 1861 में, तो वहाँ पे पैनिक स्प्रेड हुआ। तो कॉटन सर्कल जो था ब्रिटेन में, ब्रिटेन अमेरिका से कॉटन जो सप्लाई थी उसकी वो कम होने लगी। तो बॉम्बे में कॉटन मर्चेंट जो थे उन लोगों ने अपनी जो जहाँ पे उन लोगों का कॉटन सप्लाई होता था वहाँ पे लोगों को इनकरेज करना शुरू किया कि अब उन्हें कॉटन सप्लाई करना है। उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि उन्हें कॉटन ज़्यादा चाहिए, कॉटन को क्रेडिट देने उन लोगों ने शुरू कर दिए। बॉम्बे डकन में जैसे जैसे अमेरिका में कॉटन प्रोड्यूस कम हुआ, इंडिया का प्रोडक्शन उतना ही बढ़ गया। इंडिया फ्रॉम 1860 टू 1864 यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन काफ़ी डबल हो गया था। 90% ऑफ कॉटन जो था वो अमेरिका जाता था इंडिया से। जो किसान थे उनको इसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। जो प्रॉफिट था वो सारा का सारा सीधे क्रेडिट जो जा रहा था वो मिडिल मैन को मिल रहा था। तो जो इसका सारा क्रेडिट था वो मिडिल मैन को मिल रहा था। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्रेडिट ड्राइज अप। Cotton merchant in India had a vision of capturing the world market in raw cotton, permanently displacing the America. So friends, यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो वर्ल्ड मार्केट ऑफ रॉ कॉटन है, ये लोग धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर लेना चाहते थे। रॉ कॉटन में अमेरिका को परमानेंटली डिस्प्लेस कर देना चाहिए, ऐसा इंडिया जो कॉटन मर्चेंट ऑफ इंडिया थे वो ये चाहते थे। लेकिन 1865 तक ये सारे जो सपने थे वो टूट गए, क्योंकि सिविल वॉर ख़त्म हो गई थी। कॉटन प्रोडक्शन अमेरिका में शुरू हो गया। ब्रिटेन में अमेरिका का कॉटन जाने लग गया। इंडिया के कॉटन की डिमांड जो थी वो अब धीरे धीरे कम हो गई। इंडिया से एक्सपोर्ट होता था उसका डाउनफॉल हो गया, और मर्चेंट एंड साहूकार्स महाराष्ट्र वे नो लॉन्गर टू गेन द एक्सटेंसिव लॉन्ग टर्म्स क्रेडिट नाउ। सो कॉटन प्राइस जो था वो भी अब धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा था। तो हम लोग कॉलोनियल टाइम पे ये जो उधार था ये काफ़ी बढ़ गया था। तो कुछ नॉर्म्स उस टाइम पे रेगुलेट किए जाते थे कि किसानों और साहूकार के बीच में कुछ जनरल नॉर्म्स थे। वो ये था कि अगर जितने भी प्रिंसिपल हैं, यानी अगर 100 रुपये का अमाउंट है तो 100 रुपये का चार्ज नहीं किया जाएगा। 2000 रुपये का इंटरेस्ट लिया जाता था 100 रुपये के चार्ज पे। 1859 में ब्रिटिशर्स ने एक रूल पास किया जिससे बोला गया लिमिटेशन लॉ। इसमें यह कहा गया कि जो लोन के जो बॉन्ड साइन किए जाएंगे वो मनी लेंडर और रैयत के बीच में वो सिर्फ 3 साल तक के ही वैलिड होंगे। हर 3 साल पे एक नया बॉन्ड साइन करवा लिया जाता था रैयत से। सिंबल ऑफ द न्यू ऑप्रेसिव सिस्टम। पीजेंट से जो बॉन्ड मतलब साइन करवाए जाते थे उसमें उनसे साइन करवा लिए जाते थे, और उन्हें बताया भी नहीं जाता था कि इन पेजेस में है क्या। तो ऐसे वो लोग बॉन्ड साइन करवा लेते थे, और उन लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होता थी क्योंकि वो लोग डरे हुए रहते थे। द दक्कन राइट एंड द कमीशन। When the revolt spread in Deccan, the government of Bombay was initially unwilling to see it as anything serious, but the government of India, worried by the memory of 1857, persuaded the government of Bombay to set up a commission of inquiry to investigate into the cause of riots. The commission produced a report that was presented to the British Parliament in 1878. रेवेन्यू मांगती है वो उसके क्या रीज़न था, मतलब उसका क्या रीज़न है रिवोल्ट का, वो जो रिवोल्ट हुआ उसका क्या रीज़न है। मेनली रैयत कमीशन इसलिए बनाई गई थी कि इसका जो कंक्लूजन निकल के आता वो ये था कि पेजेंट्स का सारा गुस्सा जो था वो मनी लेंडर्स पे था। ऐसा ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिखाया गया। कॉलोनियल रिकॉर्ड्स में ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई। जो ब्रिटिशर्स थे वो सही थे, और सारी उन लोगों ने अपनी गलतियाँ मनी लेंडर्स के ऊपर छोड़ दी। जो ये सोर्सेज हमको मिलते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, लीगल रिकॉर्ड, न्यूज़पेपर, अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और जो ओरल टेस्टिमोनीज़ हैं, इन सब से काफ़ी हेल्प, ये सारी जो सोर्सेज हैं ये सारे काफ़ी हेल्पफुल हैं। इन्हीं से हमें ये सब पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें दिखाई गई थी उस टाइम पे। तो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को हमेशा साफ दिखाते थे कि हाँ हमने नहीं किया, हमने आपके ऊपर, मनी लेंडर्स के ऊपर ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। तो चैप्टर ये यहीं पे एंड होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।